Good morning, everyone. From today, I'm going to start the revision from chapter 1. Okay. सो आज से हमें रिवीजन स्टार्ट करना है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। तो ये आपका यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। नाउ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू डू रिवीजन। सो हियर आई हैव अ सेट ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस। अलग अलग वेटेज के सारे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट इन ऑल दोज क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में डेरिवेशंस या फिर थ्योरी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो आपको सेल्फ एक बार चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो एक बार चैप्टर पूरा आपकी कमांड में होना चाहिए कि इसमें कितने फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, इस चैप्टर में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हैं, डेरिवेशन है, वो आते हैं। और उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग के क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आप सीधे रीजनिंग के क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, आपको डेरिवेशंस नहीं आते हैं, देन प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। ओके। तो एक बार थोड़ा सा ये चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होता है। ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग वाले होते हैं और 1 मार्क में आते हैं। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, चार्ज की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि चार्ज की डेफिनेशन के बाद में चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की: एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, जिसमें से आपको क्वांटाइजेशन में जो है वो एक रिलेशन भी मिलेगा, Q इज़ इक्वल टू एनी। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चार्ज से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक्स हैं, उसके बाद चार्ज की सारी थ्योरी पढ़ लेने के बाद में आपको आपके पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पहले आएगा। तो कूलॉम्स लॉ जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर, क्योंकि वो टॉपिक जो है उससे डेरिवेशन डायरेक्ट तो बहुत कम आता है, लेकिन उससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, जो न्यूमेरिकल थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। न्यूमेरिकल में सीधे सीधे आपको दो चार्जेस के बीच में फोर्स नहीं निकालना होगा, बल्कि कुछ कंडीशंस चेंज होंगी। हो सकता है कभी कभी कूलम्स फोर्स के साथ साथ जो है मैकेनिक्स का यूज़ हो, कूलम्स लॉ के साथ साथ आपको किसी जो है वो दूसरे फोर्स के साथ में उसको ऐड करके या फिर कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करना हो। जैसे आई विल शो यू द क्वेश्चंस मेरे पास जितने अवेलेबल हैं, बिकॉज आई हैव द लेस टाइम ईयर। मुझे क्लास के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, तो जैसा क्लास में चल रहा है सिलेबस वैसा ही यहाँ वीडियो में चले, उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, क्योंकि क्लास में उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। सो हियर आई विल शेयर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए होंगे तो साथ में वाले भी होंगे जो अनसॉल्व होंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और उसके बाद आपको जो समझ नहीं आ रहे हैं वो पूछने हैं। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ कूलॉम्स फोर्स के अंदर जितने भी ऐसे टर्म्स हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे फोर्स कांस्टेंट जो होता है, कप्पा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, फोर्स कांस्टेंट के जो होता है, इनकी यूनिट्स और इनके टर्म्स में रिलेशन को स्टडी करना। उसके अलावा जो परमिटिविटी होती है वैक्यूम की या मीडियम की, और परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी न्यूमरल वैल्यू क्या होती है वैक्यूम के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो है ही, थ्योरी वाले टर्म्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इसके अलावा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका रिलेशन आपको पता है कि कूलॉम्स फोर्स के जैसा रिलेशन है उसका, 1/4πε0 Q/r²। तो इसके साथ में एक ग्राफ भी है, ई वर्सेस आर ग्राफ, उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद आता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो कंडीशंस हैं जहाँ भी यह टॉपिक आ रहा है, इसमें आता है और पोटेंशियल में भी आता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के थ्रू आपको फाइंड करनी है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो एक्सियल इक्वेटोरियल के डेरिवेशंस हैं, उनको कंपेयर करना, उनके डेरिवेशंस, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सारा आपको बुक या नोटबुक में मिलेगा। इनसे रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो अलग तरह के, जो नोटबुक में डायरेक्ट नहीं है, बुक में डायरेक्ट नहीं है, दोज आई विल टेल, ओके। उसके अलावा आपको टॉपिक पढ़ना है डाइपोल में ही आगे आएगा कि डाइपोल पर कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा यूज़ है वहाँ पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, जिसका रिलेशन पी साइन थीटा है, उसको बहुत अच्छे से आपको ड्राइव भी करना है और केसेस याद भी रखने हैं, स्पेशल केसेस कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब ज़ीरो होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि जो ट्रांसलेटरी फोर्स होता है नेट, जो डाइपोल पर लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसा होता है, ज़ीरो होता है, क्यों ज़ीरो होता है, ओके। इतने टर्म्स पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा, ये टर्म्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, थोड़े ऐसे टर्म्स हैं जो अगर आपने पढ़े हैं देन इट विल बी गुड फॉर यू। जैसे आपका आता है कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है, आपके फेवर में रहेगा। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आपका गॉसेस लॉ, ओके। तो गॉसेस लॉ का डेरिवेशन, गॉसेस लॉ का प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन उससे ड्राइव करना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कूलम्स फोर्स को गॉसेस लॉ से ड्राइव करना, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे अब आपको पता है कि एक एप्लीकेशन जो है दैट इज़ नाउ डिडक्टेड, दैट इज़ इन द रिड्यूस सिलेबस। तो वो जो है आपका टॉपिक स्फेरिकल शेल है, और जो आपको पढ़ने हैं वो हैं एक तो आपको फाइंड करना है एक लाइन ऑफ चार्ज का के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर, और दूसरा आपको फाइंड करना है एक शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो एप्लीकेशंस तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक कम हो गया है, तो ये दो डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, बहुत सारे ईयर्स में आए हैं और लगभग 1 या 2 ईयर्स की गैप से आते ही रहते हैं। तो इतना आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ना है, इतने सारे रिलेशंस, बेटर होगा आप एक पेपर लेकर बैठे हैं और उस पेपर पर आप जितने भी रिलेशन इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं उनको लिख लें, ताकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे, इसके रीजनिंग के क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ इसके रिवीजन से। तो उसके रिवीजन में जिस भी वेटेज का है, चाहे 2 मार्क्स में है, चाहे 3 मार्क्स में, डजेंट मैटर, क्योंकि रीजनिंग ही होती है, डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल है, वो कितने में भी मार्क्स में आए, आप स्टेप कम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन नंबर 30 मेरे पास जो अवेलेबल सैम्पल पेपर्स हैं। सो डोंट राइट दिस सीक्वेंस, यू विल राइट योर सीक्वेंस, आपको वहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कंसीडर 2 होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2। तो ये स्फीयर जो इंटरनल वाला है ये S1 है, बाहर वाला स्फीयर S2 है, एनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 4Q। यहाँ इसके अंदर चार्ज 2Q है, बाहर वाले स्फीयर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है चार्ज 4Q है, as shown in the figure. Find, first point you have to find out द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैम, यानी कि पहले आपको S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फिर S2 का निकालना है, फिर क्या करना है, उनका रेशियो फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1। तो ये पूरा स्फीयर S1 के लिए ही है कि स्फीयर S1 के अंदर अगर एक जो है वो मीडियम इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तब उससे बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। तो जब फ्लक्स की बात होती है, जब इस तरह के स्फीयर्स दे रखे होते हैं, तो ये कहलाते हैं, पता है आपको, गॉसियन सरफेसेस। क्योंकि गॉसियन सरफेस एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर चार्ज रखा होता है, और जितना चार्ज उसके अंदर होता है उतना ही उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स उससे बाहर निकलता है, या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है। तो इसके लिए जो रिलेशन ड्राइव किया था दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स के लिए जो रिलेशन था वो ये था कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका रिलेशन होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर आपको सबसे पहले पार्ट में फाइंड करना है कि दोनों से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका टोटल रेशियो कितना है, तो 1/1 सबसे पहले आपने F1 इसी रिलेशन से फाइंड किया। तो F1 का फॉर्मूला Q/ε0, यानी कि जो आपकी सरफेस S1 है उसके अंदर जितना टोटल चार्ज है उसको डिवाइड कर देना है ε0 से। तो S1 के अंदर तो एक ही चार्ज है और कितना है 2Q, तो आपने इस फॉर्मूले में पुट किया 2Q/ε0। ये हो गया फ्लक्स φ1। इसी तरह से आपको सरफेस S2 के लिए करना है, लेकिन सरफेस S2 जितनी सरफेसेस आगे बढ़ती जाएंगी, एक के अंदर एक सरफेस है, तो जो लास्ट वाली सरफेस होती है उसके अंदर जितना भी चार्ज है, जितनी भी सरफेसेस हैं उनका जितना भी चार्ज है वो सारा आपको एडअप करना है, ये आपको याद रखना है। तो सरफेस S2 का मतलब होता है नॉट ओनली द चार्ज 4Q, बट इसके अंदर सारा चार्ज मीन्स इसमें 2Q भी ऐड होना है। तो टोटल जो आपका चार्ज हो जाएगा सरफेस S2 के अंदर वो कितना होगा 2Q + 4Q अपॉन ε0। तो आंसर आ गया आपका 6Q अपॉन ε0। ओके, तो अब आपके पास दोनों फ्लक्स आ गए φ1 और φ2। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों को रेशियो करना है 2Q अपॉन ε0, और जब रेशियो करेंगे तो ये ε0 अपॉन 6Q, ε0 विल बी कैंसल्ड आउट, Q विल बी कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा आपके पास 2/6 यानी कि 1/3। ओके, तो पहला आंसर आपका आ रहा है 1:3। दूसरे आंसर में आपको क्या करना है, ये कहा गया है S1 के लिए कि अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R का मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तब क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एप्सिलॉन में ही चेंज होगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी आपके पास φ1 का रिलेशन था 2Q/ε0 क्योंकि वैक्यूम था। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है वैक्यूम को मीडियम से। तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन होगा, जो जब हम कंपेयर करते हैं तो रिलेशन विल बिकम कि इसको हमें चेंज करके यहाँ पर लिखना है, जो कंपैरिजन होगा आपका उसके अकॉर्डिंग εr इंटू ε0। ओके, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब हम जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा वैक्यूम होता है। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है इसका मतलब उसके अंदर वैक्यूम है, ε0 लिखना होता है जैसा कि हमने इस रिलेशन में लिखा था। और हमेशा हर एक जो भी मीडियम इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी जो भी परमिटिविटी होगी उसकी मल्टीप्लाई आप ε0 से कर देंगे। ओके, तो जैसा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा जो फील्ड होती है वो हमेशा वैक्यूम में होती है, और बाकी उसके बाद जो भी मीडियम आता है वहाँ पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके टर्म्स में कितनी रिड्यूस हो रही है, इसके लिए हमेशा जो भी गिवन परमिटिविटी है उसको आपको गिवन वैक्यूम वाली परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिलेशन था आपका कि φ1 इज इक्वल टू 2Q/ε0, तो आप कर देंगे 2Q/εr इंटू ε0। तो आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर वैक्यूम था उसके अंदर तो फ्लक्स ज़्यादा निकल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, फोर्स ज़्यादा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब इसके आ जाने से जो है वो सारी चीज़ें घट रही हैं, तो डिनोमिनेटर में εr से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, यानी कि गॉसेस लॉ एक अलग चीज़ है, उसके एप्लीकेशंस अलग हैं, लेकिन उससे रीजनिंग किस तरह की बनती है दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट गॉसेस लॉ से ही है, एक जैसे एक साथ कर रखे हैं मैंने। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि जो आपके टर्न्स हैं वीडियो के, दोज आर नाउ चेंज्ड। पहले आपको वीडियो डेली मिल रही थी, बट अब क्या होगा कि वीक में आपको 2 बार ही वीडियो मिलेगी। और वो जो वीडियो है उसके लिए एक टर्न है आपका ट्यूसडे एंड सेकंड टर्न है सैटरडे। तो इन 2 टर्न्स पर ही आपको वीडियो मिलेगी। ओके, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर इट। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एस डैश। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह 2 सरफेसेस हैं, इंटरनल वाली एस है, बाहर वाली एस डैश है। तो लिखा है कि जो एस डैश से फ्लक्स पास होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जितनी सरफेसेस बढ़ती जाती हैं उतना चार्ज एडअप होता जाता है। तो एस डैश से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है, 4 टाइम्स। किसका 4 टाइम्स है, जो एस से पास हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन ये आ गया कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एस डैश
इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एस। ओके, उसके अलावा जो चार्जेस हैं उनके लिए डायग्राम दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, जो एस डैश के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, वो आपको फाइंड करना है। जबकि जो इंटरनल सरफेस एस है उसके अंदर 3 चार्जेस हैं और तीनों की वैल्यू दे रखी है Q1, Q2 एंड Q3। माइक्रो कूलम में है, आपको माइक्रो कूलम में ही आंसर फाइंड आउट करना है। उसके अलावा ये दे रखा है कि जो सरफेस एस है उसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, सरफेस एस डैश की रेडियस कितनी है 2 मीटर। बट यहाँ रेडियस का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है फ्लक्स फाइंड करने का वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वहाँ रेडियस मैटर नहीं करती है। तो अब आपने क्या किया, जो रिलेशन जो कंडीशन गिवन थी उसको यहाँ अप्लाई किया कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एस डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एस। दोनों साइड आपने जो रिलेशन था फ्लक्स का जो अभी मैंने बताया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसको यूज़ कर लिया। तो एस डैश में पता है आपको सारे चार्जेस ऐड करने होंगे, यानी कि बाहर वाला Q प्लस इसके अंदर जितने हैं वो भी, तो Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन क्या करना है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यहाँ 4 टाइम्स किसका हो जाएगा Q1 Q2 Q3, यानी कि एस जो सरफेस है उसके अंदर बस इतने ही चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपने आप से तो यूल राइट ऑल दोज स्टेप्स विच आर मिसिंग हियर। आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं क्योंकि एक बच्चा जब कैलकुलेशन करता है तो वो डायरेक्ट स्टेप्स नहीं लिख पाएगा, स्किप नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखा है, जबकि आपको क्या करना होगा, इस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 4Q3। उसके बाद दोनों साइड से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। फिर आप Q फाइंड करेंगे तो कैपिटल Q इज इक्वल टू ये जो 4 वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से 1 वाली वैल्यूज़ यानी कि Q1 Q2 Q3 माइनस हो जाएंगी। तो आपको पता है कि 3 नंबर के साथ में ये बचेगा क्योंकि 4 - 1 3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लास्ट में आप वैल्यूज़ लगा देंगे सबकी और माइक्रो कूलम में ही आंसर को छोड़ देंगे। तो दिस इज़ द आंसर 26.562 माइक्रो कूलम। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जो है अब ये गॉसेस लॉ नहीं बल्कि इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि कूलम्स फोर्स जो होता है उसमें डायरेक्ट कूलम्स फोर्स पूछने की जगह मैकेनिक्स का कोई पार्ट एडअप हुआ हो सकता है। मैकेनिक्स के साथ में अगर उसको ऐड कर दिया तो आपको वो रिलेशंस याद हैं या नहीं है तब प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इसमें क्या है, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ दिस। एक पेंडुलम बॉब है उसका मास कितना है 80 मिलीग्राम और उस पर चार्ज जो है वो है 2 × 10⁻⁸। वो रेस्ट पर है। किस जगह रेस्ट पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे है। मीन से डिस्प्लेस हो गया, एक्सट्रीम पे जाके रुक गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20,000 वोल्ट पर मीटर। आपको फाइंड करना है स्ट्रिंग में कितना टेंशन है और एंगल जो ये बना रहा है इस पोजीशन पे वर्टिकल के साथ यानी कि थीटा एंगल। ओके, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, अगर ये यहाँ से यहाँ जाकर रुक गया तो ऑब्वियसली इसको इधर खींचने वाला कोई फोर्स होगा, वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले आपने इस कंडीशन में जो बॉब है उस बॉब के लिए हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg फोर्स होगा, वो आपने शो कर लिया। दूसरी बात आपको ये भी पता है स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन होगा। कितना डिस्प्लेस है, मान लीजिए थीटा एंगल डिस्प्लेस है, तो जो टेंशन है वो आप देख रहे हैं इंक्लाइंड है। तो टेंशन जो है इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ जो है ये एंगल ये भी सेम होगा थीटा। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। अब आपको क्या करना है कि जो mg है उसके अपोजिट कंपोनेंट आपको मिल रहा है टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स था लेकिन इसको रोकने वाला अपोजिट फोर्स आपको QE मिला। ओके, अब आपने ये सारे जो कंपोनेंट्स थे इनको कंपेयर कर लिया और आपको पता है कंपेयर कैसे करना है, इस तरह से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू QE। अब आपको एक तो एंगल फाइंड करना है, दूसरा टेंशन। तो आपने एंगल के लिए रिलेशन ये लिखा, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, QE अपॉन mg, सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, सब कुछ दे रखा है। टेन थीटा इतना आएगा। थीटा फाइंड करने के लिए एक टेबल होती है टेंजेंट की, वो आपको यूज़ करनी है 27 डिग्री। और जब आपको फाइंड करना होगा टेंशन
तो आप इनमें से कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। mg वाला ईजिली यूज़ हो जाएगा, mg कर लीजिए। मास को यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो आपने ये यूज़ किया तो टेंशन कितना हो जाएगा, mg/cos थीटा। सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आंसर आपके सामने, इसको आपको जस्ट कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ रिवीजन इज़ फिनिश्ड अप टू हियर। थैंक यू।